हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, आज परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस पर आप लोगों के लिए जो पेपर स्टार्ट हो रहा है इंडियन एविडेंस एक्ट। देखिए, जो इंडियन एविडेंस एक्ट है ये एक ऐसा एक्ट है जो सिविल केसेस में और क्रिमिनल केसेस दोनों पर लागू होता है। जो सिविल जज या मजिस्ट्रेट लोग जो भी डिसीजन लेते हैं, जो भी ट्रायल चलाते हैं, इसी इंडियन एविडेंस एक्ट को दोनों लोग उसको फॉलो करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, जो इंडियन एविडेंस एक्ट है वो सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस के लिए एक ही है। ये इंडियन एविडेंस एक्ट ब्रिटिश पीरियड में बना और ब्रिटिश पीरियड से लेकर अभी तक ये चल रहा है। अभी पार्लियामेंट में इसको रिप्लेस करने के लिए बीएसए लाया जा रहा है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, और वो पास हो गया है और अभी वो लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। जब तक भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो नया वाला एक्ट है जब तक लागू नहीं होता तब तक हम लोग के सारे एग्ज़ाम उसी पैटर्न पे होंगे जैसे कि पहले होते थे इंडियन एविडेंस एक्ट में। देखिए, जो इंडियन एविडेंस एक्ट है उसमें हम लोग जो पढ़ते हैं वो टोटल उसमें जो सेक्शन है 167 167, जो ये 167 चैप्टर्स हैं, इसको 11 चैप्टर में 167 सेक्शन को 11 चैप्टर में डिवाइड किया गया है और इसके साथ साथ इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो जो इसका छोटा सा शुरुआत की क्लासिफिकेशन है 167 सेक्शन, 11 चैप्टर्स और 3 पार्ट्स। ये आप लोग के पीटी के एग्ज़ाम में बराबर आता है कि इसका क्या क्लासिफिकेशन है। देखिए, जो इंडियन एविडेंस एक्ट है ये 1872 का एक्ट है और 1872 में जब ये एक्ट बना था तो ये एक्ट नंबर 1 था। देखिए, 1872 में 2 एक्ट ऐसे बने थे जो हम लोग के जुडिशल सर्विसेज में या हायर जुडिशल सर्विसेज में सिलेबस में है। एक तो इंडियन एविडेंस एक्ट है और दूसरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सुबह आप लोगों ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की क्लास लिया था, वो भी 1872 का है। अब अगर आपसे इंटरव्यू बोर्ड में ये पूछा जाए कि ये बताइए कि इंडियन एविडेंस एक्ट और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दोनों में पहले कौन बना, तो देखिए इसका जानने का तरीका क्या होता है। जो कोई एक्ट बनता है उस एक्ट के बनने के बाद उसका एक्ट नंबर डाला जाता है। जैसे आप लोग को देखते हो कोई फ्लैट बनता है, कोई मकान बनता है, तो उसमें क्या होता है, नंबरिंग होती है। तो जो इंडियन एविडेंस एक्ट है वो 1872 का एक्ट नंबर 1 है, एक्ट नंबर 1। तो देखो 1 के पहले तो कोई डिजिट होती नहीं, तो इसके मतलब क्या है कि ये जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के पहले बना। तो एक तो पहले आप लोग को ये अपने बात में रखना है कि जो इंडियन एविडेंस एक्ट है ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के पहले बना। ठीक है। अब देखो, इस इंडियन एविडेंस एक्ट को ब्रिटिशर्स ने बनाया है, ब्रिटिश पीरियड में बना है, और जिस समय ये बनाया गया उस समय जिन्होंने इसको बनाया था उनका नाम था सर जेम्स स्टीफेंस। उन्हीं के ड्राफ्ट पर ये बनाया गया है। जैसे आप जानते हो इंडियन पेनल कोड है, तो इंडियन पेनल कोड को किसके ड्राफ्ट पर बनाया गया है, लॉर्ड मैकाले। तो उसी प्रकार इंडियन एविडेंस एक्ट को जो बनाया गया है वो सर जेम्स स्टीफेंस के ड्राफ्ट पर बनाया गया है। जो उन्होंने ड्राफ्ट किया उसी को हम लोग आज पढ़ते हैं। देखिए, जो इंडियन एविडेंस एक्ट है इस पर 3 इसके फंडामेंटल रूल्स हैं। जैसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। ऐसे इंडियन एविडेंस एक्ट में 3 फंडामेंटल रूल्स हैं और ये 3 फंडामेंटल रूल्स को जो समझ जाता है, चाहे वो एडवोकेट हो, चाहे लॉ के प्रोफेसर हो, चाहे जुडिशियल ऑफिसर्स हो, चाहे कंपटीशन देने वाले स्टूडेंट हो, तो उनको फिर इंडियन एविडेंस एक्ट को सॉल्व करने में बहुत आसानी रहती है। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि वो फंडामेंटल रूल्स क्या है इंडियन एविडेंस एक्ट का, जिस पे हम लोग पूरा का पूरा बेस करते हैं। तो देखिए, इसके 3 जो फंडामेंटल रूल्स हैं वो एक एक करके आपके सामने हम रखना चाहते हैं। पहला है, बेस्ट एविडेंस मस्ट बी गिवन इन एवरी केस। बेस्ट एविडेंस मस्ट बी गिवन इन एवरी केस। प्रत्येक मामले में सर्वोत्तम साक्ष्य दीजिए। ये किसके लिए डायरेक्शन है, ये पार्टीज़ के लिए डायरेक्शन है। पार्टीज़ का मतलब होता है अगर सिविल केस चल रहा है तो प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट, वादी बनाम प्रतिवादी। क्रिमिनल केसेस चल रहा है, प्रोसिक्यूशन वर्सेस एक्यूज्ड।
अगर कंप्लेंट केस है, प्राइवेट केस है, तो कंप्लेनेंट वर्सेस एक्यूज्ड। तो कहने का देखो मतलब ये है कि जो पार्टीज़ होते हैं, चाहे वो प्लेंटिफ हो, चाहे डिफेंडेंट हो, चाहे वो कंप्लेनेंट हो, उसको बेस्ट एविडेंस देना चाहिए। जो उसके पास सबसे अच्छा एविडेंस है वो दे। जैसे फॉर एग्जांपल, आप सब लोग लॉ ग्रेजुएट हो, आप लोगों ने लॉ किया है, एलएलबी किया है, कुछ लोगों ने एलएलएम भी किया होगा। आपके सामने ये क्वेश्चन अराइज होता है कि आप एलएलबी नहीं पास है, आप एलएलबी फेल है, कोई आपके ऊपर एलिगेशन लगा देता है। अब क्वेश्चन होता है कि हम कौन सा ऐसा एविडेंस दें कि इस बात को ये प्रूफ हो जाए कि हम एलएलबी पास हैं। हम अपने किसी फ्रेंड्स को कोर्ट में अपीयर करते हैं जो ये कहता है कि ये मेरे साथ एलएलबी किए थे, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं मिला, क्योंकि मेरे साथ एलएलबी किए थे ये थोड़ी नहीं प्रूफ हो रहा है कि एलएलबी पास है। कोई ये कहता है कि ये मेरे साथ एलएलबी का एग्ज़ाम दिए थे, ये भी नहीं प्रूफ हो रहा है। कोई ये कहता है कि ये मेरे साथ एलएलबी का रिज़ल्ट निकलने के बाद मार्कशीट लेने गए थे, ये भी नहीं निकल रहा है। क्यों? मार्कशीट तो फेल वालों को भी मिलती है। लेकिन अगर इतने ज़्यादा लंबा टाइम न किल करके हम केवल एक एविडेंस दे दें, अपने लॉ की डिग्री या मार्कशीट, हमने कोर्ट के सामने यूनिवर्सिटी के द्वारा जो हमें एलएलबी की डिग्री मिली है, हमने कोर्ट के सामने रख दी, तो ये क्या है? सुपर फाइन एविडेंस, बेस्ट एविडेंस। अब कोर्ट को उसको मानना ही मानना है। अब इसके बाद भी अगर अपोजिट पार्टी कहता है कि इनकी ये डिग्री फर्जी, तो वो प्रूफ करे। अब आपको नहीं प्रूफ करना है। तो ये ध्यान रखिएगा, इंडियन एविडेंस एक्ट का पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल रूल्स वो है कि बेस्ट एविडेंस मस्ट बी गिवन इन एवरी केस। प्रत्येक मामले में जो पार्टीज़ हैं वो जो बेस्ट एविडेंस उनके पास हो वो कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करें, पहला। सेकेंड पॉइंट ये उठता है कि ये बेस्ट एविडेंस किससे रिलेटेड हो, किस चीज़ से रिलेटेड हो। तो रिलेटेड किससे होना चाहिए? डिस्प्यूटेड पॉइंट से। कोर्ट का काम क्या होता है? दो पार्टीज के बीच के डिस्प्यूट को सॉल्व करना। तो डिस्प्यूट होता है, इसको सिविल नेचर के सूट में क्या बोलते हैं? इश्यूज, वाद बिंदु। क्रिमिनल नेचर के सूट में इसको क्या बोलते हैं? फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज। जो चार्जेस मजिस्ट्रेट या कोर्ट क्रिमिनल केसेस में लगाते हैं उसी पर हमको क्या करना है? एविडेंस देना है। सिविल केसेस में जो इश्यूज फ्रेम होते हैं, वाद बिंदु बनते हैं, उस पर हमको देना है। जो चीज़ें एडमिटेड हैं उसके लिए आप एविडेंस दोगे? नहीं। जो चीज़ें डिस्प्यूटेड नहीं हैं उसके लिए हम एविडेंस देंगे? कतई नहीं। जैसे हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर के पास हम कब जाते हैं? जब बिल्कुल फिट रहते हैं, कोई बीमारी नहीं रहती, तब हम जाते हैं? नहीं जाते। नहीं सर। हम डॉक्टर के पास तब जाते हैं कि जब हम बीमार हैं। हम कोर्ट में कब जाते हैं? जब हमारे लीगल राइट टूटते हैं, फंडामेंटल राइट टूटते हैं, तभी तो हम कोर्ट जाते हैं। तो जो डिस्प्यूटेड पॉइंट है उसी डिस्प्यूटेड पॉइंट पर आपको कोर्ट के सामने बेस्ट एविडेंस देना है। दूसरा ये फंडामेंटल रूल्स कहता है। तीसरा रूल्स ये कहता है कि आप हियर से एविडेंस मत दें। हेयर से एविडेंस, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अनुश्रुत साक्ष्य, सुनी सुनाई गवाही। किसी दूसरे से आपने जो सुना उसको आपको देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो दूसरे से आपने सुना है तो बेस्ट ये है कि दूसरा व्यक्ति कोर्ट में, वही व्यक्ति कोर्ट में आवे जिसने आपको बताया था। आप क्यों बता रहे हैं? तो ये कहा जाता है कि अगर ओरल एविडेंस है तो ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। मौखिक साक्ष्य कौन दे? ओरल एविडेंस कौन दे? जिसने घटना को देखा, घटना को सुना, घटना का आभास किया, जिसको कहते हैं आई विटनेसेस, चश्मदीद गवाह। ठीक। अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है तो वो कैसा होना चाहिए? प्राइमरी, प्राथमिक। और अगर प्राइमरी किसी कारण से आपका खो गया है, ख़राब हो गया है, तो इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 65 कहती है कि पहले आप ट्रायल कोर्ट को सेटिस्फाई करिए कि मेरा प्राइमरी खो गया है, ख़राब हो गया है, नष्ट हो गया है, अपोजिट पार्टी के कब्जे में है, दे नहीं रहा है, या इतना बड़ा भारी भरकम है कि उसको कोर्ट में लाना पॉसिबल नहीं है।
तब कोर्ट हमको परमिशन देती है कि लाइए अच्छा सेकेंडरी दे दीजिए। तो देखो 3 फंडामेंटल रूल्स हैं। पहला आप लोग को बताया गया है, एविडेंस मस्ट बी गिवन कैसा, बेस्ट एविडेंस, सर्वोत्तम साक्ष्य। जैसे हम लोग के कोई रिलेटिव, हम लोग के कोई परिचित है, हमारे कोई गेस्ट है, हम लोग के घर पर आते हैं, हम लोग क्या कोशिश करते हैं कि जो हमारी कैपेसिटी है उससे बढ़कर उनके बारे में हम उनका वेलकम करें, उनके डिनर का, लंच का, रुकने का, आने का, जाने का। यही तो हम लोग करते हैं। तो कोर्ट भी कहती है कि आप मेरे सामने जो भी एविडेंस ले आइए वो बेस्ट ले आइए। ये नहीं कि आप पहले बी ग्रेड का लाते हो, बी ग्रेड का नहीं होता है तब आप ए ग्रेड का लाते हो, ऐसे कुछ नहीं। जो बेस्ट है ले आइए, ज़्यादा टाइम आप कोर्ट का मत ख़राब करिए। और दूसरा क्या बोला गया कि जो बेस्ट एविडेंस आप लाओगे वो किससे रिलेटेड होना चाहिए, डिस्प्यूटेड पॉइंट से। क्योंकि कोर्ट को डिस्प्यूटेड पॉइंट को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो वो तभी सॉल्व कर पाएगा जब आप उससे रिलेटेड ले आओगे। और तीसरा हमने बोला हियर से एविडेंस न दिया जाए बल्कि डायरेक्ट एविडेंस दिया जाए। ठीक है। अब देखिए ये कोर्ट में जो हम लोग ये एविडेंस की बात करते हैं तो कोर्ट में एविडेंस देने के 7 तरीके हैं, 7 टाइप्स। पहला क्या है, द ओरल एविडेंस। ओरल हम लोग देखो जो अपनी आँखों से देखते हैं, हम लोग जो अपनी कानों से सुनते हैं, हम लोग जो किसी आर्गन से किसी चीज़ के बारे में अनुमान करते हैं, तो उसको बोलते तो मुंह से ही है ना, बोलते तो मुंह से। तो चूंकि मुंह से बोलते हैं इसलिए उसको ओरल कहते हैं, इसलिए उसको ओरल कहते हैं। तो पहला एविडेंस होता है ओरल। और ओरल के लिए सेक्शन 60 कहती है इंडियन एविडेंस एक्ट की, मस्ट बी डायरेक्ट। जो ओरल आप दो वो डायरेक्ट दो। और डायरेक्ट का यहाँ मतलब क्या है, आप ही ने देखा हो, आप ही ने सुना हो, आप ही ने आभास किया। मान लीजिए आप कोर्ट में अपीयर होते हैं और आप कोर्ट से कहते हैं, आपने कोर्ट ने आपसे पूछा कि क्या आपने मर्डर होते देखा, तो आपने कहा नहीं, मुझे जो है एक्स नामक व्यक्ति ने बताया। कोर्ट ने एक्स को बुलाया, एक्स से पूछा कि आपने मर्डर होते देखा, उसने कहा नहीं, मुझे एक तो दूध वाला था वो जा रहा था उसने बताया। दूध वाले को ढूंढा उड़ा गया, मिला, उससे पूछा गया तो बोला हम अपनी साइकिल से जा रहे थे तो आवाज़ आ रही थी मर्डर मर्डर मर्डर। अब बताओ 3 लोगों के आने से कोर्ट को मिला क्या, न तो आप कुछ बताए, न तो एक्स ने कुछ बताया, न तो दूध वाले ने कुछ बताया। तो कोर्ट का इतना आपने टाइम खराब किया। तो कोर्ट कहता है कि उसी को बुलाओ जिसने अपनी आंखों से देखा हो, कानों से सुना हो। तो ये तो हो गया ओरल एविडेंस। दूसरा होता है रियल एविडेंस, जिसको हम लोग कहते हैं भौतिक साक्ष्य, वास्तविक साक्ष्य। कभी कभी क्या होता है, अकरेंस प्लेस से, जहाँ पर कोई घटना घटती है वहाँ पर हम लोगों को कोई औजार मिलता है, कोई सामान मिलता है, जैसे पिस्टल पड़ी हुई मिल गई, बंदूक मिल गया, छर्रे मिल गए, बुलेट के धब्बे मिल गए, कोई वहाँ पे मोटरसाइकिल गिरी हुई मिल गई। तो ये सब चीज़ें जो होती है कलेक्ट कर ली जाती हैं। और कलेक्ट करके किसको भेजी जाती है, एक्सपर्ट्स को। अगर कोई औजार है तो बैलिस्टिक को, औजार विशेषज्ञ। और इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 45 क्या कहती है, 45 कहती है एक्सपर्ट्स की ओपिनियन रिलेवेंट होती है, इसलिए वहाँ से वो कलेक्ट करके भेज दी जाती है एक्सपर्ट्स को। तो दूसरा हो गया रियल, भौतिक। तीसरा होता है सरकमटांशियल एविडेंस, परिस्थिति जन्य साक्ष्य। देखिए जो सरकमटांशियल एविडेंस होता तो ओरल है, लेकिन ये क्या होता है, टुकड़ों टुकड़ों में रहता है। कोई एक पार्ट बता रहा है, कोई दूसरा पार्ट बता रहा है, कोई तीसरा पार्ट बता रहा है, कोई चौथा पार्ट। कोई ऐसा विटनेसेस नहीं है जो पूरे घटना को बता रहा हो। जैसे ए के ऊपर ये चार्जेस है कि उसने बी का मर्डर किया, ए एक्यूज्ड है, उसके ऊपर ये चार्जेस है कि उसने बी का मर्डर किया। प्रोसिक्यूशन की ओर से 4 विटनेसेस प्रोड्यूस किए जाते हैं, X1, X2, X3, X4। X1 आया कोर्ट में,
पूछा गया बताओ क्या जानते हो। उसने बोला कि ए को मैंने घटना वाले दिन चाकू के साथ देखा, और बोला बस इसके आगे मैं नहीं जानता। चलो, X2 आया, पूछा गया तुमने क्या देखा। बोला जिस दिन की घटना है उस दिन मैंने ए को चाकू के साथ बी के घर की ओर जाते देखा। बोला फिर, बोला और आगे मैं कुछ नहीं जानता। X3 आया, तुमने क्या देखा, तुमने क्या सुना। बोला घटना वाले दिन मैंने बी के घर के अंदर से आवाज़ सुनी, बचाओ बचाओ बचाओ। लास्ट में X4 आया, तुमने क्या देखा। तो उसने कहा कि मैंने देखा कि उस दिन ए नदी के किनारे चाकू को धुल रहा था और चाकू पर ब्लड लगा था। अब ये बताओ, जो ये चार आए हुए हैं इसमें कोई ये नहीं कह रहा है कि मैंने ए को बी को मारते हुए देखा, कोई नहीं कह रहा है। और क्वेश्चन ये होता है और कोई एविडेंस है नहीं, डायरेक्ट एविडेंस है नहीं, तब ये कहा जाता है, इसी पर रेस जस्टी है सेक्शन 6। तब ये कहा जाता है कि जब यही केवल आपके पास एक एविडेंस है तो ऐसा क्यों नहीं करते कि इनको प्लस कर दो, सबको जोड़ दो, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 मैथमेटिकल फॉर्म में चारों के स्टेटमेंट को मिला दीजिए। घटना वाले दिन ए को चाकू के साथ देखा जाना, चाकू के साथ बी के घर की ओर जाते हुए देखा जाना, बी के घर के अंदर से बचाओ बचाओ की आवाज़ सुनना, और चाकू को ए के द्वारा नदी के किनारे धुलते हुए देखा जाना। तो देखिए, जो सेक्शन नंबर 6 से लेके 55 है वो कहती है रिलेवेंसी। कोर्ट सुनने को तैयार, कोर्ट इस बात को सुनेगा, कोर्ट इस बात को डिनाई नहीं करेगा, कोर्ट इस बात से मना नहीं करेगा। अब वो जो रिलेवेंसी है वो रिलेवेंसी एडमिसिबिलिटी में बदलेगी कि नहीं बदलेगी, पार्ट ऑफ द एविडेंस बनेगा कि नहीं बनेगा, ये सेक्शन 6 से लेके 55 नहीं करता। 6 से लेके 55 केवल एक बात को कहता है कि कोर्ट किन किन चीज़ों को सुनेगा, किन किन चीज़ों को नहीं सुनेगा, किन किन चीज़ को हम रिलेवेंट बोलेंगे, किन किन चीज़ों को इनरिलेवेंट बोलेंगे। जैसे हम लोग पर्सनल लाइफ में बहुत से लोग होते हैं कि कोई फालतू बात नहीं सुनते, वो कहते हैं कि ऐसा मेरा टाइम मत ख़राब करो, मुझसे फालतू बात मत करो। दूसरे ऐसे व्यक्ति होते हैं जिसको दूसरे की बात सुनने में बहुत मज़ा आता है, इतना इंटरेस्ट आता है चुगलखोरी में, और उनकी संख्या 90% है, मत सोचना, बहुत संख्या। अगर किसी को बता दो आजकल उनकी लड़की का उससे चक्कर चल रहा, अच्छा कब से, अब वो खूब मिर्चा लगा लगा के बता रहा है, वो आपको इतना इंटरेस्ट आ रहा है जिसकी कोई बात नहीं। तो कोर्ट कहता है मुझसे इस सब से कोई मतलब नहीं, मुझे आप केवल वो बात बताओ जो इस मुकदमे से जुड़ा हो, उसको बोलते हैं रेलिवेंट। तो जो परिस्थिति जन्य साक्ष्य होता है जिसको हम लोग सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कहते हैं, वो क्या होता है, वो भी रेलिवेंट होता है। फिर इसके बाद होता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। जिस समय देखिए हम लोग का इंडियन एविडेंस एक्ट बना था 1872 में, उस समय पेपर के फॉर्म में डॉक्यूमेंट बहुत कम थे, कागज़ पे। मैक्सिमम डॉक्यूमेंट कैसे होते थे, पत्थरों पर लिखे होते थे, भोजपत्र पर लिखे होते थे, ठीक है ना, और किसी जो है इमारत पर लिखे होते थे। तो ये कहा गया सब के सब डॉक्यूमेंट हैं, और जब पेपर आ गया तो पेपर पर बनने लगे। तो ये कहा गया कि जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है ये भी दो तरह के होते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। देखिए प्राइमरी क्या होता है, ओरिजिनल फॉर्म का, और सेकेंडरी क्या होता है, या तो उसकी सर्टिफाइड कॉपी या उसकी फ़ोटो कॉपी या मैकेनिकल प्रोसेस से तैयार किया गया कोई कॉपी। जैसे आप लोग लॉ के स्टूडेंट हैं, आप लोग के पास दो तरह की किताबें होती हैं, एक होती है टेक्स्ट बुक, एक होता है बेयर एक्ट। तो जो बेयर एक्ट है वो प्राइमरी है कि टेक्स्ट बुक प्राइमरी है, और सेकेंडरी क्या है, बेयर एक्ट प्राइमरी है, बेयर एक्ट प्राइमरी। टेक्स्ट बुक डायरेक्ट प्राइमरी से। हाँ। तो आज से आप लोग जानना, जो बेयर एक्ट है वो प्राइमरी, वो क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो ओरिजिनल एक्ट फॉर्म हुआ है
वो पब्लिश हुआ है बस। बेरेट में रहता क्या है? सेक्शन और इलिस्ट्रेशन। बेरेट में कोई केस लॉ होता है? नहीं सर। बेरेट में कोई इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स होता है? कुछ नहीं होता। ये तो आथर्स क्या करते हैं, जो आप जिस भी आथर्स के आप लोग बुक पढ़ते हो, वो बेरेट को एनालाइज करने के लिए उस पर क्या करते हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स बना देते हैं, आवश्यक तत्व बना देते हैं, उस पर ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, प्रिवी काउंसिल के केसेस को डाल देते हैं, उसमें अपने व्यूज़ को डाल देते हैं, तो वो क्या बन जाता है? टेक्स्ट बुक। अगर आपके बेयर एक्ट जो है, ओरिजिनल बेयर एक्ट मान लीजिए 100 पेज की है, तो टेक्स्ट बुक 300 पेज की, 400 पेज की। तो जो टेक्स्ट बुक होती है वो सेकेंडरी होती है। और लास्ट में आता है हियर से एविडेंस। इसको हम लोग कहते हैं सुनी सुनाई गवाही। लेकिन कुछ ऐसे सेक्शन हैं जहाँ पर हियर से एविडेंस ही चलता है, जैसे डाइंग डिक्लेरेशन। अभी हमने आप लोग को 1-2 दिन पहले एक वीडियो सेंड किया था डाइंग डिक्लेरेशन। तो डाइंग डिक्लेरेशन में केवल हियर से एविडेंस चलता है। क्यों? क्योंकि जो मर गया अब तो उसका हम एग्जामिनेशन कर नहीं सकते, तो उसने जो कुछ मजिस्ट्रेट के सामने बोला था उसको हम लोग रेलेवेंट मान लेते हैं और उस पर हम लोग आगे केस को फॉरवर्ड करते हैं। तो ये 7 तरीका होता है कोर्ट के सामने एविडेंस देने का। अब हमने जो चीज़ दिया उसमें 3 बातें हैं, या तो प्रूव्ड होगा, या तो डिसप्रूव्ड होगा, या तो नॉट प्रूव्ड होगा। इंडियन एविडेंसेस के सेक्शन नंबर 3 में कहा गया है कि जो भी बातें हम लोग कोर्ट के सामने लाते हैं, जैसे आप लोग एग्ज़ाम देते हो, या तो पास हुए, या तो फेल हुए, या तो विदहर्ट हो गए, नकल करते पकड़े गए विदहर्ट हो गए। आप पास हो गए तो पास हो गए, फेल हो गए तो फेल हो गए। ऐसे कोर्ट के सामने भी हम लोग क्या होते हैं, या तो अपनी बातों को हम लोग प्रूव्ड कर देते हैं, साबित कर देते हैं, या हम लोग नहीं कर पाते, डिसप्रूव्ड, या न तो वो प्रूव्ड हुआ न तो डिसप्रूव्ड हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल सिविल ट्रायल चल रहा है, सिविल ट्रायल चलते 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 एक समय आया कि प्लेंटिफ ने अपनी रेमेडीज़ को, जो वो रेमेडीज़ चाहता है प्लेंटिफ, उसने कोर्ट के सामने प्रूफ कर दिया। तो जो प्लेंटिफ है वो क्या कहलाएगा? डिक्री होल्डर। डिक्री होल्डर। और जब प्लेंटिफ बनेगा डिक्री होल्डर तो ऑटोमेटिक जो डिफेंडेंट होता है, प्रतिवादी होता है, वो कहलाने लगता है जजमेंट डेटर, निर्णित रेडी। तो जब प्लेंटिफ ने अपने प्लेंट की सारे फैक्ट्स को, जो जो रेमेडीज चाहता है, वो कोर्ट के सामने प्रूफ कर दिया, तो प्लेंटिफ बन जाता है डिक्री होल्डर। नहीं प्रूफ कर पाया तब क्या हुआ? और अगर वो डिफेंडेंट ने प्रूफ कर दिया तो डिफेंडेंट हो जाएगा डिक्री होल्डर और जो प्लेंटिफ है वो हो जाएगा जजमेंट डेटर। अगर न प्लेंटिफ प्रूफ का है, न प्लेंटिफ प्रूफ कर पाए, न डिफेंडेंट प्रूफ कर पाया, तब क्या होगा? केस को डिसमिस कर दिया जाएगा। क्रिमिनल केसेस में आ जाइए। क्रिमिनल केसेस में प्रोसिक्यूशन ने अपनी स्टोरी को प्रूफ कर दिया, तो प्रोसिक्यूशन क्या कहलाएगा? अगर प्रोसिक्यूशन ने प्रूफ कर दिया है तो क्या होगा? एक्यूज हो जाएगा कन्विक्ट, सजा। नहीं प्रूफ कर पाया तो एक्यूज हो जाएगा एक्विटल, एक्यूज हो जाएगा एक्विटल। तो देखिए जो इंडियन एविडेंस एक्ट में इसमें 3 बातें चलती हैं। पहला चलता है बर्डन ऑफ प्रूफ, दूसरा चलता है ओनस, और तीसरा चलता है प्रिजम्पशन। 3 चीज़ें हैं। कहाँ पर बर्डन ऑफ प्रूफ यूज़ होगा? सबूत का भार। कहाँ पर प्रिजम्पशन, उपधारणाएँ चलेंगी, और कहाँ पर ओनस चलेगा, साबित करने का भार। अगर ये चीज़ समझ में आ जाता है तो ध्यान लीजिएगा, एडवोकेसी भी बहुत अच्छी हो जाती है, जस्टिस भी करना बहुत आसान हो जाता है, और कंपटीशन निकालना भी बहुत आसान हो जाता है। तो देखिए सबसे ज़्यादा सेक्शन तो जुड़ी हुई है बर्डन ऑफ प्रूफ से। सेकंड नंबर पर आता है ओनस, और तीसरे नंबर पर आता है प्रिजम्पशन।
देखिए जो बर्डन ऑफ प्रूफ है उसको सेक्शन नंबर 101, जो सेक्शन 101 हम लोग किए उसमें बर्डन ऑफ प्रूफ को बताया गया है कि बर्डन ऑफ प्रूफ की डेफिनेशन क्या होती है, और 102 कहता है बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होता है। तो जब हम लोग ये दोनों सेक्शन की स्टडी कर लेते हैं तो एक लास्ट में कंक्लूजन निकलता है कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है सिविल नेचर के केसेस पर, बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है वो प्लेंटी पर होता है, प्लेंटी पर। और जो क्रिमिनल नेचर का सूट होता है उसमें बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है वो होता है प्रोसिक्यूशन पर या कंप्लेनेंट पर। देखिए एक चीज़ आप लोग को बता देना चाहते हैं कि अगर पुलिस केस है, लॉजिंग ऑफ द FIR है, तो उस क्रिमिनल केसेस को हम लोग बोलते हैं प्रोसिक्यूशन का केस। अगर किसी भी विक्टिम ने मजिस्ट्रेट के सामने कंप्लेंट फाइल कर दिया तब वहाँ पे प्रोसिक्यूशन वर्ड नहीं यूज़ होगा, तब वहाँ पे वर्ड यूज़ होगा कंप्लेनेंट, कंप्लेनेंट वर्सेस एक्यूज्ड। तो क्रिमिनल केसेस में जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है, अगर पुलिस केस है तो प्रोसिक्यूशन पर, और अगर प्राइवेट केस है तो कंप्लेनेंट पर। ये जनरल रूल्स है, जनरल रूल्स। लेकिन अगर इसी बर्डन ऑफ प्रूफ के समय एक्यूज पर्सन किसी बेनिफिट को चाहता है, किसी सेक्शन का बेनिफिट चाहता है, जैसे IPC के सेक्शन 76 से 106 जनरल एक्सेप्शन का, वो चाहता है बेनिफिट एलिबाई का, प्ली ऑफ एलिबाई सेक्शन 11 इंडियन एविडेंस एक्ट, बीच में वो कोर्ट से रिक्वेस्ट करता है। तो ध्यान रखिएगा बर्डन ऑफ प्रूफ हर समय कांस्टेंट होता है, वो कभी भी शिफ्ट नहीं होगा। वो अगर सिविल केस है तो प्लेंटिफ के ऊपर, क्रिमिनल केस है तो वो हर समय प्रोसिक्यूशन या कंप्लेनेंट पर रहेगा। लेकिन अगर उसी बीच में जो एक्यूज पर्सन है वो डिमांड करता है तब क्या होता है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है, जो कांस्टेंट होता है, वो चला जाता है ओनस के फॉर्म में, किसके पास, एक्यूज पर्सन के पास, एक्यूज पर्सन के पास। क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? चलिए पहले आप ही कह लो, पहले आप ही कह लो, कोर्ट कहती है। तो देखिए इसको हम आप लोग को बताते हैं कि जैसे बर्डन ऑफ प्रूफ जो कांस्टेंट है और ओनस जो होता है वेरिएबल होता है। जैसे जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको बताया गया है, आप लोग भी, नए लोग भी जान लो। जैसे हम लोग का मुंह होता है, हम लोग के मुंह में दो जबड़े हैं, एक ऊपर का है एक नीचे का है। तो कौन सा कांस्टेंट है इशू, ऊपर का कि नीचे का? जब हम लोग बोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं तो कौन सा चलता है, दोनों की एक? नीचे का सर। दीन बंधु, दीन बंधु जी बोलो भाई जल्दी से। तो देखो जो ऊपर का हम लोग का जबड़ा होता है वो कांस्टेंट होता है, जी बोला जाए सर। तो वो हर समय जो है वो कांस्टेंट रहता है। और जो नीचे का होता है वो हम खाते हैं, पीते हैं, बोलते हैं तो हम समय नीचे का चलता है। तो नीचे को फिक्स कर लो नाम से ओनस, ऊपर को फिक्स कर लो नाम से बर्डन ऑफ प्रूफ। तो बर्डन ऑफ प्रूफ हर समय ऊपरी जबड़े की तरह कांस्टेंट होता है, हिलता डुलता नहीं। और जो ओनस होता है वो हर समय हिलता डुलता है। जैसे ट्रायल चल रहा है, एक्यूज पर्सन ने कहा कि जिस समय अक्रेंस हुआ था, घटना हुआ था, उस पर मैं पागल था। उसके एडवोकेट ने प्रेयर किया, कोर्ट ने कहा ठीक आप साबित करिए। और अब देखिए जो एक्यूज के एडवोकेट है उन्होंने ओनस का लाभ लेने के बाद कोर्ट के सामने एविडेंस दिया। दो बातें हैं, अगर वो प्रूफ कर दिए, अगर प्रूफ कर दिए तो एक्यूज पर्सन को, ध्यान रखिएगा, ओनस के तहत क्या कर दिया जाएगा, अगर फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज नहीं हुआ तो डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, और अगर चार्जेस फ्रेम हो गया है तो एक्विटल कर दिया जाएगा। लेकिन अगर एक्यूज के एडवोकेट नहीं प्रूफ कर पाए कि अक्रेंस के दिन मेरा क्लाइंट पागल था, अनसाउंड माइंड, तब क्या होगा? तो जो ओनस है
वो फिर वापस चला जाएगा बर्डन ऑफ प्रूफ पे, और प्रोसिक्यूशन से कहा जाएगा कि आप अपने केस को आगे बढ़ाइए। तो पहला देखो बर्डन ऑफ प्रूफ है, दूसरा ओनस है, तीसरा है प्रिजम्पशन, उपधारणा है। देखिए जिन सेक्शन में प्रिजम्पशन नहीं है उन सेक्शन में ट्रायल कोर्ट ये मान के चलता है कि मेरे सामने जो एक्यूज पर्सन आया है वो इनोसेंट है, निर्दोष है। क्योंकि कोर्ट शुरू में मान लेगा कि ये अपराधी है तो ट्रायल चलाएगा नहीं। लेकिन प्रिजम्पशन क्या होता है, अलग फेस है। प्रिजम्पशन में कोर्ट ये मान के चलता है कि जो एक्यूज पर्सन मेरे सामने आया है उसी ने ऑफेंस किया है। जैसे डाउरी डेथ, रेप। अगर किसी लेडीज़ ने थाने पर ये FIR के एक्स नामक जेंट्स ने मेरे साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया और मेडिकल एग्जामिनेशन हो गया, रेप की FIR हो गई, अब लेडीज़ प्रूफ करे कि मेरे साथ इसने रेप किया, या कोर्ट ये प्रिज्यूम कर लेगी कि जेंट्स ने रेप किया। दो बातें हैं, लेडीज़ को बर्डन ऑफ प्रूफ लाना पड़ेगा, या प्रिजम्पशन कोर्ट ये प्रिज्यूम कर लेगी कि जो ये जेंट्स है इसी ने रेप किया। कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगी सर। तो कोर्ट ये प्रिज्यूम कर लेगी, उपधारणा कर लेगी। अब देखिए जो प्रिजम्पशन होता है वो सेक्शन 4 इंडियन एविडेंस एक्ट में कहा गया, ये 3 नेचर का होता है, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ। मे प्रिज्यूम जिसको हम लोग कहते हैं उपधारणा कर सकेगा। देखिए जो मे प्रिज्यूम होता है ये फैक्ट्स की होती है, फैक्ट्स की होती है और बहुत ही कमज़ोर होती है, इसको आसानी से तोड़ा भी जा सकता है, इसको आसानी से तोड़ा भी जा सकता है, ठीक है। दूसरा जो शैल प्रिज्यूम होती है ये लॉ की होती है, और लॉ की होने के साथ साथ ये भी टूट सकती है, लेकिन ये लॉ के प्रोविजंस की होती है। जैसे अगर कोई व्यक्ति पिछले 7 साल से लापता है, जब वो घर से लापता हुआ 7 साल पहले उसकी FIR लॉस कर दी गई थी और डेट ऑफ FIR से 7 साल बीत गए, तो इंडियन एविडेंस एक्ट की सेक्शन 108 क्या कहती है कि उसको सिविल डेथ मान लो। सिविल डेथ, देखो सिविल डेथ इसलिए इसको बोलते हैं कि ऐसे डेथ में डेड बॉडी नहीं मिलती, नेचुरल डेथ में डेड बॉडी मिल जाती है, कोई कैजुअलिटीज़ भी होती है, रोड एक्सीडेंट होता कुछ भी होता तभी डेड बॉडी मिल जाती है पोस्टमार्टम के बाद। चूँकि इसमें डेथ नहीं होती इसलिए इसको सिविल डेथ कहते हैं। सिविल डेथ का मतलब कानून की निगाह में अब वो व्यक्ति मर गया। लेकिन अगर मान लो कोई ये कहता है कि नहीं लास्ट ईयर मैंने देखा था उनको, और प्रूफ कर देता है, तो ये तब माना जाएगा कि वो मर गए। कोई ये प्रूफ कर देता है कि ये देखिए लास्ट ईयर उन्होंने मेरे साथ फ़ोटो दिखाता है, उनके साथ कोई वीडियो वगैरह शेयर करता है, यानी कोर्ट को वो सेटिस्फाई कर देता है कि लास्ट ईयर वो मेरे साथ थे, नहीं माना जाएगा। तो ये टूट सकती है। और लास्ट में कंक्लूसिव प्रूफ, देखिए ये लॉ की भी होती है, ये टूटती नहीं जल्दी, ये जल्दी टूटती नहीं। जैसे सेक्शन 112 112 कंक्लूसिव प्रूफ, अगर हस्बैंड वाइफ साथ साथ रह रहे हैं और साथ साथ रहने के दौरान अगर जो लेडीज़ है वो किसी बच्चे को जन्म देती है, तो देखो एक चीज़ तो आप लोग ध्यान रखना है कि जो बच्चा होता है चाहे वो लीगल रिलेशन का हो चाहे इनलीगल रिलेशन का हो, माँ को लेके कोई डिस्प्यूट नहीं होता, ठीक, क्योंकि जिसके भी पेट से पैदा हुआ वही उसकी माँ हो गई। डिस्प्यूट होता है फादर को लेके। तो अगर ए और बी का मैरिज का रिलेशन चल रहा है, मैरिज टूटा नहीं है और उनके यहाँ कोई बच्चा पैदा होता है, तो उस बच्चे का पिता कौन होगा? जिसके साथ उसकी माँ मैरिड थी वो उसका पिता कहलाएगा। ये कंक्लूसिव प्रूफ है। मैरिज टूट गया, लेडीज़ विडो हो गई,
डिवोर्स हो गया। तो ये कहा गया कि जिस दिन मैरिज टूटा उससे 280 डेज के अंदर 280 डेज के अंदर कोई बच्चा पैदा होता है और वो लेडीज़ रीमैरिज नहीं करती। शर्त ध्यान समझिए, दो बातें हैं। जिस दिन मैरिज टूटा यानी उस लेडीज़ का अपने हस्बैंड के साथ तलाक हो गया, डिवोर्स हो गया, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, विडो हो गई, और 280 डेज़ के अंदर अगर वो कोई बच्चे को जन्म देती है और रीमैरिज नहीं की तो उस बच्चे का पिता वही होगा, पहला वाला वही वही कहलाएगा। तो इसको बोलते हैं कंक्लूसिव प्रूफ। कंक्लूसिव प्रूफ। तो देखो कोर्ट में तीन बातें चलती हैं। एक चलेगा बर्डन ऑफ प्रूफ, एक चलेगा ओनस, और एक चलता है प्रिजम्पशन। अब हमको ये डिसाइड करना है कि ऐसे कौन कौन से सेक्शन है जहाँ पर प्रिजम्पशन ही लागू होता है, तो वहाँ पे हम प्रिजम्पशन का सहारा लेंगे। कौन कौन सी ऐसे सेक्शन है जहाँ पर हम बर्डन ऑफ प्रूफ के द्वारा जाएंगे, वहाँ बर्डन ऑफ प्रूफ का सहारा लेंगे। कब कब हम ओनस की डिमांड कर सकते हैं, तब हम ओनस की डिमांड करेंगे। ये इंडियन एविडेंस एक्ट में एक अच्छे एडवोकेट को ये सारी चीज़ें मालूम होना चाहिए। और आप लोग जो हायर जुडिशियल का सर्विसेज का एग्ज़ाम देते हैं उसमें तो आपसे पूछा ही जाता है ये। और जब आप जुडिशियल ऑफिसर होंगे तब आपको वहाँ पे ये सब चीज़ें तो करना ही करना है। अब देखिए, यहाँ हम लोग ये जानते हैं कि जो एग्ज़ामिनेशन होता है कोर्ट में वो एडवोकेट करते हैं। प्लेंटिफ के एडवोकेट हैं, डिफेंडेंट के एडवोकेट हैं, या इसके साथ साथ जो प्रोसिक्यूशन यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर वगैरह होते हैं। क्वेश्चन आता है, क्या कोर्ट भी एग्ज़ामिनेशन कर सकती है? क्या जी डैश पर बैठे बैठे जो जज साहब हैं वो भी कुछ एग्ज़ामिनेशन कर सकते हैं, क्रॉस एग्ज़ामिनेशन कर सकते हैं? तो आपका आंसर होगा हाँ। जी अच्छा, अब क्वेश्चन होता है किस सेक्शन में करेंगे? क्या इंडियन एविडेंस एक्ट में कोई ऐसी सेक्शन है जिसमें जो ट्रायल कोर्ट होती है, चाहे वो सिविल का हो चाहे क्रिमिनल का हो, क्या ट्रायल कोर्ट एग्ज़ामिनेशन कर सकती है? और कर सकती है, कौन सी सेक्शन है? 136 136। और बताइए, जिसको पढ़ाया गया, कुछ लोग आप ऐसे हो जिसको कि एक बार पूरा का पूरा 165 सर। 165 160। अच्छा, कोर्ट करेगी कब? नॉर्मल कंडीशन में कि एक्सेप्शनल कंडीशन में? नॉर्मल कंडीशन में कोर्ट क्रॉस एग्जामिनेशन या क्वेश्चन पूछती है कि एक्सेप्शनल कंडीशन नहीं। पूछती है? एक्सेप्शनल में। एक्सेप्शनल। पीटी में आता है टिक लगाने की, आप लोग के प्रीलिम्स में आता है कि जो क्रॉस बाई कोर्ट है 165, ये कोर्ट की जनरल पावर है कि एक्सेप्शनल पावर है? तो ध्यान रखिए एक्सेप्शनल। जब कोर्ट को ये लगे कि दोनों पार्टीज मिलकर कोर्ट के टाइम को ख़राब कर रहे हैं, ठीक, तब कोर्ट को कहा गया कि आप चूँकि प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं। देखो, कोर्ट में तीन प्रकार के लोग होते हैं। एक तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है जिसको हम लोग जज बोलते हैं, दूसरा होता है गवर्नमेंट एडवोकेट जिसको हम लोग पब्लिक प्रोसिक्यूटर, और तीसरा होता है प्राइवेट एडवोकेट। इसीलिए एडवोकेट को कोर्ट ऑफिसर बोला जाता है कि ये भी न्यायालय का ऑफिसर है। अब ये दोनों मिलकर कोर्ट के टाइम को ख़राब कर रहे हैं, तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर, उनकी ड्यूटी है कि वो कोर्ट पर डेस्क पर बैठे बैठे क्या करें, दोनों पार्टी से क्रॉस एग्जामिनेशन करें, ठीक। और ये इनको पावर दी गई है 165 में। एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, चाहे वो जजेस हों, चाहे वो एडवोकेट हो, चाहे पार्टी, तो जो भी करते हैं सबको किसी न किसी सेक्शन में पावर दिया गया है। सेक्शन के बियॉन्ड जाके कोई भी नहीं जा सकता। अगर जज साहब इस सेक्शन के बाहर चले गए तब अपील का ग्राउंड, अपील का ग्राउंड, चाहे वो सिविल नेचर का सूट हो चाहे क्रिमिनल नेचर का सूट हो। सबको ध्यान रखिएगा कि सेक्शन के अंदर ही काम करना है। इसीलिए अभी हमने आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन जब पढ़ा रहे थे तो हमने आप लोगों को बताया था कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस को इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ की पावर नहीं है।
जैसा कि ऑनरेबल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस को है। विधियों की व्याख्या करना ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस को नहीं मिला हुआ है, ये ट्रायल कोर्ट है। इनको कहा गया कि आपको एक एक स्टेप चलना है, एक एक सेक्शन के अकॉर्डिंग चलना है, और जहां आपको लगे कि प्रॉपर एविडेंस नहीं है आप लिख दो इन द एब्सेंस ऑफ एविडेंस, साक्ष्य के अभाव में मुकदमा खत्म। आप इंटरप्रिटेट नहीं कर सकते। इसीलिए ये जो है क्या है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी नहीं है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है? नहीं सर। नहीं है। ऑनरेबल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है? जी। है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो स्टेटस दिया गया है वो ट्रायल कोर्ट का दिया गया है। यानी आपको एक एक प्रोसीडिंग आपको बताया गया, उसी प्रोसीडिंग के अकॉर्डिंग आपको चलना है, और आपको केवल बस एक काम करना है, क्या? अगर क्रिमिनल केस है या तो एक्यूज को सजा दे दो या एक्यूज को छोड़ दो। सिविल केस है तो या तो डिग्री बना दो या तो डिग्री ना बनाओ, यही आपका काम है। ठीक है। तो देखिए, जो पहला स्टेप होता है कोर्ट में वो क्या होता है कि दो तरह के विटनेसेस कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किए जाते हैं, एक फॉर्मल विटनेसेस, एक इनफॉर्मल विटनेसेस, एक औपचारिक साक्षी, एक अनौपचारिक साक्षी। फॉर्मल कौन होता है? फॉर्मल वो होता है जिसने अपनी आँखों से, कानों से घटना को देखा है, सुना है, और कोर्ट के सामने जाता है गवाह देने, बयान देने, स्टेटमेंट देने। तो वो जो जाता है वो फैक्ट्स के बारे में बताएगा कि लॉ के बारे में बताएगा? फैक्ट्स के बारे में। सर फैक्ट्स को बताएगा। हम लोग जो आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, उसको बोलते हैं फैक्ट्स। दूसरे होते हैं इनफॉर्मल विटनेसेस, जिसको हम लोग कहते हैं एक्सपर्ट। न तो उन्होंने घटना को देखा है, न तो घटना को सुना, कुछ भी नहीं किया है उन्होंने। जैसे पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर, उनके पास कल डेड बॉडी गई है, डेड बॉडी से भी नहीं पूछ सकते कि तुमको किसने मारा। बोलेगा वो कुछ? वो तो खुद ही चला गया है। बैलिस्टिक, उनके पास कल पिस्टल भेज दी गई। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट। तो जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको हम लोग कहते हैं इनफॉर्मल विटनेसेस। वो ध्यान रखिएगा, वो क्या करते हैं? ओपिनियन देते हैं, राय देते हैं। और जो एक्सपर्ट्स की ओपिनियन होती है वो लॉ पे होती है कि फैक्ट्स पर होती है? लॉ पे होती है। लॉ। देखिए, आज केवल आप लोग को बेसिक चीज़ बता रहे हैं ताकि आपके लोगों के समझ में पूरी बेसिक चीज़ें आ जाएं, तो फिर इसके बाद इंडियन एविडेंस एक्ट को पढ़ने में, समझने में बहुत आसानी होगी। जो डॉक्टर आते हैं कोर्ट में एग्जामिनेशन देने, बैलिस्टिक आते हैं, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट्स आते हैं, जो भी एक्सपर्ट्स आते हैं सेक्शन 45 में, तो वो जो स्टेटमेंट देते हैं वो लॉ का देते हैं कि फैक्ट्स का देते हैं? सोचो कि बताइए। लॉ लॉ का देते हैं। अच्छा, लॉ में जो देते हैं वो किस लॉ पर देते हैं? आईपीसी पे देते हैं कि सीआरपीसी पे देते हैं कि एविडेंस एक्ट पे देते हैं? किस पर देते हैं? नहीं सर, जो जिस विषय से वो जुड़ा होता है। प्रोफेशनल बुक। प्रोफेशनल बुक। डॉक्टर आएंगे तो मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस पे देंगे। डॉक्टर नहीं कहेंगे आईपीसी किस सेक्शन में, मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस। बैलिस्टिक आएगा तो आर्म्स एक्ट पर देगा। तो जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो उनकी प्रोफेशनल बुक होती है, उसके बारे में वो कोर्ट के सामने एविडेंस देते हैं। इसीलिए एक्सपर्ट्स को बोला गया कि जब आप कभी स्टेटमेंट देने के लिए आएँ तो आपका प्रीवियस स्टेटमेंट आपको दिखा दिया जाए। सेक्शन 159, 160, 161 में रिफ्रेशिंग मेमोरी, कि आपकी मेमोरी को रिफ्रेश कर दिया जा रहा है। ठीक है, अब आइए अपना स्टेटमेंट दीजिए। तो कोर्ट के सामने दो प्रकार के विटनेसेस जाते हैं, एक जाते हैं फैक्ट्स वाले और एक जाते हैं कौन? लॉ वाले। अब क्वेश्चन ये उठता है कि लॉ वालों की बात को ज़्यादा माना जाए कि फैक्ट्स वालों को? पोस्टमार्टम डॉक्टर वाले की बात को माना जाए कि जो अपनी मुंह से बोलकर बता रहा है वो माना जाए? लॉ वाले सर डॉक्टर्स की बात आंसर मानिए। सुन लो आप लोग। व्यक्ति झूठ बोल सकता है लेकिन डॉक्यूमेंट झूठ नहीं बोलता। मान लिया आपने किसी से कहा कि मैंने लॉ में अपनी यूनिवर्सिटी में टॉप किया था, बोल दिए,
सामने वाला आपके उम्मीद कर लिया। एक दिन पता यह चला कि आप गए इंटरव्यू देने, वो भी गया इंटरव्यू देने, और आपकी फ़ाइल देखा तो पता चला आप तो जो है 50% से पास किए हैं LLB। तो आपकी इमेज गई, ख़त्म हो गई ना। तो झूठ जो हम लोग बोलते हैं वो मुंह से बोलते हैं, डॉक्यूमेंट झूठ बोलता है। नहीं सर। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा कि जो एक्सपर्ट्स क्या होते हैं, वो अपने एरिया के सुपर स्पेशलिस्ट होते हैं। तो इसीलिए उनके स्टेटमेंट को क्या किया जाता है, ओवरराइट किया जाता है, उनको पहले वरीयता दी जाती है। ठीक है, तो देखो इतनी ये सब बेसिक बातें हैं जो आप लोग को शुरू में नहीं मालूम रहती। तो ये सब बेसिक चीज़ों को आप लोग अपने ये वीडियो अभी मिल जाएगा आप लोग को, कल मिलेगा, आज तो नहीं मिल पाएगा क्योंकि यूट्यूब का है। तो आप लोग इसको देखिएगा, समझिएगा कि क्या हमने बताया आपको, और इसको एनालाइज करिएगा। ठीक है, अभी हमने आपको कोई सेक्शन नहीं, बस जो सेक्शन कनेक्टेड सेक्शन थी उसको हमने आपको बताया। तो फिर आपको समझ में आएगा कि ये जो इंडियन एविडेंस एक्ट है इसका पर्पस क्या है। आईपीसी हम लोग को बहुत आती है, सीआरपीसी हम लोग बहुत पढ़ते हैं, लेकिन ये इंडियन एविडेंस एक्ट का पर्पस क्या है। तो इसका कंक्लूज़न में पर्पस ये है कि जो जजेस होते हैं, चूँकि वो अकरेंस प्लेस पर जाते नहीं, वो तो डैश पर ही बैठे रहते हैं ना, तो डैश पर वो बैठकर कैसे डिसीजन दे, तो डैश पर बैठ के वो डिसीजन देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। और जो आपका एविडेंस है सबकी अलग अलग वैल्यू, कोई सुपर फाइन है, कोई उससे कमज़ोर है, कोई उससे कमज़ोर है। तो कोर्ट के सामने हम जो जो एविडेंस देते हैं, अगर वो सुपर फाइन रहता है, बेस्ट रहता है, तो कोर्ट उसको एडमिसिबल करती जाती है। जो चीज़ें एडमिसिबल होती जाती है पार्ट ऑफ द जजमेंट हो जाता है। और एक अच्छे एडवोकेट को ये मालूम रहता है कि मैं अपना मुकदमा जीत रहा हूँ, मुझे कोई रोक नहीं सकता। अच्छे वकील को ये भी मालूम रहता है कि ये मुकदमा मेरे हाथ से निकल रहा है, मैं नहीं जीत सकता। जैसे अच्छे स्टूडेंट को मालूम रहता है कि एग्ज़ाम देने के बाद कि मेरा होगा कि नहीं होगा, सबको मालूम रहता है अगर आपने स्टडी किया है। तो ये जो होता है, चाहे सिविल केस हो चाहे क्रिमिनल केस हो, वो पूरा का पूरा बेस करता है इंडियन एविडेंस एक्ट पर। ये सिविल के लिए भी है, क्रिमिनल के लिए भी। ऐसा नहीं कि सिविल के लिए कोई अलग से है, क्रिमिनल के लिए कोई अलग से है। ठीक है अब आप में से जो कोई पूछना चाहता है पूछ लो, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। सर जो जी सर भाई वो क्या बताएं आपकी आवाज़ नहीं आ रही है पंडित जी। सेंट्रल रूल में आपकी आवाज़ हमें नहीं सुनाई पड़ रही है बिल्कुल, कैसे आंसर बताएं हम। और कोई? सर ओनर्स वाला समझ में नहीं आया। अच्छा, देखो जैसे क्या होता है, बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है वो कांस्टेंट रहता है, सूट चलता रहता है। बीच में अगर जैसे मान लो ए के ऊपर ये चार्जेस है कि उसने बी का मर्डर किया, ठीक, वो ये कहता है कि जिस डेट पे मर्डर हुआ उस दिन तो मैं वहाँ पे था ही नहीं, लखनऊ में मर्डर हुआ, मैं तो उस दिन बॉम्बे में था। ठीक, वो डिफेंस लेता है, तो कोर्ट कहता है कि आप प्रूफ करिए। ठीक, तो जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वहीं पर रोक दिया जाता है, उसको दे दिया जाता है चांस। तो जो उसको चांस दिया जाता है उसको कहते हैं ओनस। और जो ये ओनस है इसको प्रोटेक्शन दिया गया इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन नंबर 11 में, द प्ली ऑफ एलिबाई। अगर वो अकरेंस प्लेस वाले दिन अपनी फिजिकल प्रेजेंस बॉम्बे में प्रूफ कर देता है तो क्यों उस पर सूट चले, क्यों मुकदमा चले? इसका तो झूठा मुकदमा है ना, इसी को बोलते हैं ओनस। और ये ओनस जल्दी प्रूफ नहीं होता, ये बसकल किताबों में लिखा है, बहुत कठिन होता है। जितना आसानी से किताबों में लिख दिया गया है कि ओनस लाए, कोर्ट जल्दी सेटिस्फाई नहीं होती आपके ओनस से। केवल आपके कहने से मैं बॉम्बे में था थोड़ी नहीं मान लिया जाएगा। बॉम्बे में फिजिकली प्रूफ करिए,
किसी हॉस्पिटल में एडमिट थे, किसी होटल में कमरा लिए थे, कोई फ्लाइट में टिकट लिए थे, ट्रेन में रिजर्वेशन कराए, सब एक एक चीज़ दीजिए ना आप। केवल आपके कहने से नहीं, मैं उस दिन चौपाटी घूम रहा था, तो घूम रहे थे तो घूमो चौपाटी। चलिए और कोई? चलो कल हम लोग मिलते हैं। सर जैसे हाँ विजय बताइए। सर ये एडवोकेट्स और जजेस को किसका विशेषज्ञ मानते हैं, इसके डिफरेंट कुछ ये क्लियर थोड़ा सा। जज भी वित्त के विशेषज्ञ हैं, आप भी वित्त के विशेषज्ञ हैं। आपको जज साहब आपको क्या बोलते हैं? विद्वान अधिवक्ता बोलते हैं ना, लर्नेड काउंसिल। अब आप बोलते क्या हो? ऑनरेबल जज, ऑनरेबल जस्टिस। तो एक दूसरे को आप लोग ऑनर देते हो। आप भी लॉ ग्रेजुएट हो, जज साहब भी लॉ ग्रेजुएट हैं, दोनों लोग वित्त के विशेषज्ञ हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।